जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ में। और एक बार दोबारा हम पहुंचे हैं जनपद बागपत के गांव ग्यासरी उर्फ गाधी में। और हमारे साथ हैं एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली तान्या चौधरी और साथ में उनके पिताजी नरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ बैठे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज जानते हैं कि यहाँ तक की जो यात्रा है, जो खेल अनुभव है, इस यात्रा में कितना संघर्ष करना पड़ा, इस यात्रा की, इस संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई, वो सब आज हम यहाँ पर जानने आए हैं गांव गाधी में। तो आइए शुरू करते हैं। तो तान्या जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है और केवल अपने परिवार और गांव और जनपद का ही नाम रोशन नहीं किया है बल्कि उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि चाइना में होने वाले जो एशियन गेम्स हैं उसमें भी आप गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाल के आप आए। और मेरे पापा का और मेरे कोच, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे मौका दिया खेलने का और हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। तो अब खुशी है कि एशियन गेम्स के लिए अभी क्वालिफाई हुआ है, लेकिन इंडिया के लिए मेडल लाने पे और ज़्यादा खुशी होगी। तो अभी तो मेन टारगेट यही है कि इंडिया के लिए मैं मेडल लेके आऊँ और अपनी कंट्री को प्राउड फील कराऊँ। तो तान्या चौधरी, हम जानना चाहते हैं कि अभी जो हाल फिलहाल में आपने जो पदक जीता है और अपने आप को एशियन गेम्स के लिए आपने तैयार किया है, तो ये जो यात्रा शुरू हुई, ये कहाँ से शुरू हुई? हम जानना चाहते हैं कि मुख्य जो आपने मेडल्स जीते हैं, चाहे वो मंडल स्तरीय हों या प्रदेश स्तरीय हों या राष्ट्रीय स्तरीय, तो हम वो चाहते हैं कि वो आप बताएं हमारे दर्शकों को कि वो आपने कहाँ कहाँ जीते हैं और कब कब जीते हैं। सर, हैमर थ्रो मैंने लॉकडाउन के बाद 2020 में स्टार्ट किया था और 2020 के लास्ट दिसंबर में स्टेट हुआ था। वहाँ पे मेरा मेडल था फर्स्ट, और वो फर्स्ट मेडल ही रिकॉर्ड के साथ हुआ था स्टेट में। 3 kg का हैमर था, 59 मीटर मैंने थ्रो किया था। और उसके बाद फिर नेशनल में गुवाहाटी में मेडल हुआ और फिर अंडर 20 का मैंने रिकॉर्ड किया। फिर अंडर 20 में ही अपने रिकॉर्ड को गुवाहाटी में ब्रेक करके उसको दोबारा न्यू रिकॉर्ड क्रिएट किया। और अब सीनियर में भी मेरा गोल्ड मेडल है। जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है सरिता सिंह दीदी, जो उनको मैंने बीट किया है, उनका सिल्वर मेडल हुआ था और मेरा गोल्ड मेडल हुआ है। और अभी इंटर स्टेट में मैं वहाँ से मैंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। और भुवनेश्वर में ही जो वहाँ पे ट्रायल था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के बाद, वहाँ पे मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी क्वालिफाई किया है। तो इस बार 2 इंटरनेशनल मीट है और होपफुली मेडल भी इस बार ज़रूर होगा। तो तान्या जी, अब हम यह जानना चाहते हैं कि अभी जो आपने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है, इससे पहले जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें हैमर थ्रो में जो भारत से जो प्रतिनिधित्व किया था एशियन गेम्स के लिए, किन्होंने किया था और कितना हैमर उन्होंने थ्रो किया था? सर, 2014 में इंडिया का जो हैमर थ्रो में मेडल हुआ है, वो फर्स्ट मेडल मंजू बाला दी उन्होंने किया है। 60.46 मीटर थ्रो करके उनका ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। और उसके बाद 2018 में एशियन गेम्स हुए थे, उसमें इंडिया का मेडल नहीं हो पाया। वो अनफॉर्चुनेटली वो 4th हो गई थी सरिता दी। और उसके बाद अब 2023 में हो रहा है और मुझे चांस मिला है कि इंडिया का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा कर पाऊँ और मेडल लेके आऊँ वहाँ से। जी, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस एशियन गेम्स के लिए तान्या चौधरी जा रही हैं खेलने के लिए, उसमें ये देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें। तो आइए अब विस्तृत जानकारी, जो संघर्ष की विस्तृत जानकारी है, वो तान्या चौधरी के पिताजी नरेंद्र चौधरी जी से
उनसे जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि जो एक खिलाड़ी जीवन की शुरुआत है तान्या चौधरी की, वो कहाँ से हुई और शुरुआत में क्या क्या दिक्कतें उनको आई और किस प्रकार से तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश में अनेकों समस्याएं होती हैं, चाहे वो यातायात की समस्या हो और कई बार आर्थिक समस्याएं भी खिलाड़ी के आड़े आती है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र आइए बात करते हैं तान्या चौधरी के पिताजी नरेंद्र चौधरी जी से। तो नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, तो हम जानना चाहते हैं कि जो तान्या चौधरी है वो किस उम्र में उन्होंने ये ठाना कि मुझे खेल में जाना है, क्योंकि हमने देखा है एक समय था जब बच्चों को कहा जाता था, जब बच्चे खेलते रहते थे घर आंगन में या मैदान में, तो उनके बड़े वहाँ पर आते थे और एक कहावत वो कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। कुछ इस प्रकार की एक कहावत हमारे समाज में चलती थी, जो कि अब इक्का दुक्का ही सुनने को मिलती है। तो चूँकि इस कहावत को तान्या चौधरी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है और शायद यही कारण है कि लोग अब इस कहावत को उनकी ज़बान पर वो है भी नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कब से शुरुआत हुई उनकी खेल जीवन की? हम चाहते हैं विस्तृत जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। सर 2015 से रनिंग की स्टार्ट किया है और उसमें स्टेट तक मेडल हुए इसके। उसमें भी पहले 1500 मीटर 3000 मीटर की तो स्टेट पर गए हुए थे, वहाँ पर रिले रेस हो रही थी, उसमें इसने 100 गुना 400 मीटर में हिस्सा लिया। तो वहाँ कोई कोच साहब थे, उन्होंने बोला भाई तो स्प्रिंटर बहुत अच्छी बन सकती है। उसके बाद फिर हमने इसको 100-200 मीटर में उतार लिया। उसमें भी हमने बहुत मेहनत की, लेकिन स्टेट से आगे हम उसमें नहीं बढ़ पाए। तो 2020 में इसके इंटर की परीक्षा होगी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो हमने सोचा भाई कुछ चेंज करके देखें। तो इसमें हमने फिर इसको हैमर थ्रो के लिए एक कोच मिले हमें, उन्होंने उनसे थोड़ी शुरुआत करी हमने, सत्येंद्र यादव। तो उसके बाद 6 महीने 7 महीने के बाद इसने उसमें प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी। 2020 के लास्ट में दिसंबर में स्टेट हुआ इसका, उसमें इसने रिकॉर्ड के साथ वहाँ पे गोल्ड लगाया। तो उसमें फिर पता चला कि भाई हैमर करने लगे। उसके बाद तो फिर हमारे कोच चेंज हो गए, फिर कोच सचिन यादव आ गए हमारे, उन्होंने बहुत मेहनत करी, फिर इसको लगातार मेडल मिलते चले गए। फिर तो 20 में आने के बाद इसने अपने नया रिकॉर्ड बनाया गुजरात के अंदर। फिर गुवाहाटी में इसने नवंबर में 22 में अपने रिकॉर्ड को ही ब्रेक किया। उसके बाद फिर ये अब यूनिवर्सिटी खेलने गई, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पे इसने नया रिकॉर्ड बनाया। वहाँ पे पिछला रिकॉर्ड था 61.93 मीटर का, उसको इसने 62.62 मीटर से ब्रेक किया। उसके बाद फिर इसने खेलो इंडिया में भी नया रिकॉर्ड बनाया। जो पिछला रिकॉर्ड था वो 54 पॉइंट कुछ मीटर का था, वहाँ पे भी इसने अपना 60.61 मीटर के हिसाब से अपना नया रिकॉर्ड बनाया। तो फिर सीनियर में भी रांची में भी इसका गोल्ड मेडल हुआ। और अब यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए ट्रायल थी, उसमें ट्रायल में भी इसने 63.12 मीटर की थ्रो करके उसके लिए क्वालिफाई किया, जो क्वालिफाई 59.10 मीटर था। उसके बाद फिर 19 तारीख में अभी इसने वहीं पे ही इसके लिए एशियन गेम के लिए था सीनियर स्टेट। 19 जुलाई 2023 19 जून 2023 की बात कर रहे हैं? जी जी, अभी करंट में ही। तो उसमें इसने वहाँ पे जो ये भी सीनियर स्टेट चल रहा था, वहाँ पे इसमें 63.16 मीटर की थ्रो करके क्वालिफाई किया, जो 62.3 मीटर 03 मीटर की क्वालिफाई थी। ये जो अभी आपने कहा कि क्वालिफाई किया, तो किसके लिए क्वालिफाई किया? आपने बताया 63.16 मीटर का हैमर थ्रो किया, उसके बाद में आपने कहा कि क्वालिफाई किया, तो किसके लिए क्वालिफाई किया? ये एशियन गेम के लिए जी, जो सितंबर में मतलब चाइना में हो रहे हैं, उसके लिए क्वालिफाई किया।
तो ये जो आपने तमाम खेलो यूनिवर्सिटी की अगर बात करें और रांची में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं, तमाम मेडल हम यहाँ पर देख रहे हैं और दीवारों पर भी हम देख रहे हैं तमाम जो मेडल हैं, मतलब एक झड़ी लगी हुई है मेडल्स की। और तान्या चौधरी खुद जो बैठी हुई हैं, उनके गले में जो है अभी जो वो क्वालिफाई करके आई हैं 63 कुछ आपने जो रिकॉर्ड बताया है उसका मेडल है, खेलो इंडिया का है। तो ये हर तरफ हम देख रहे हैं कि मेडल ही मेडल हैं। तो इसके पीछे जो इतने लंबी आपने बताया कि जगह जगह आप खेलने भी गए, बिटिया को साथ लेकर के गए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ग्रामीण परिवेश है, हम गांव में बैठे हुए हैं, तो क्या इससे पहले भी इस गांव से कोई खिलाड़ी हुई हैं? इससे पहले भी खिलाड़ी हुए। यहाँ से एक लड़का था अमरदीप, जो नेशनल मेडलिस्ट हुआ और वो रेलवे में अब टीटी है, मुंबई में पोस्टेड है। उसके बाद एक लड़की थी कोमल शर्मा, 100-200 मीटर की, वो भी नेशनल मेडलिस्ट है, तैयारी में है अभी भी, अपनी वो अभी कहीं जॉब नहीं है। लेकिन आपने दोनों नाम बताए, दोनों ही नाम जो है आपने राष्ट्रीय स्तर तक का उन्होंने खेला, उसके बाद जॉब मिल गई और फिर वहाँ पर यात्रा रुक गई। तो यहाँ पर हम क्या मान करके चले नरेंद्र जी कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्तर की यात्रा पूरी हो चुकी है, जो बिटिया है तान्या चौधरी है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने जा रही है। तो अब तक का जो दौर रहा है उसमें जो नौकरी का एक सपना होता है हर खिलाड़ी का, तो वहाँ पर क्या प्रोग्रेस हुई है? नौकरी तो सर यूपी पुलिस में भी मिल रही है, रेलवे में मिल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब इसका भी एक फाइनल का रिजल्ट आ जाए और इंटरनेशनल टूर हैं ये हो जाए, वहाँ पे अच्छा हो जाए, तो उसके बाद ही नौकरी के बारे में सोचेंगे। तो यानी ओलंपिक तक का सपना नहीं है? नहीं, ओलंपिक तक का है, 2028 का टारगेट है उसका भी, लेकिन ये है कि देखो जॉब हो जाएगी तो थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति हो जा। अब हम एक छोटे से मतलब सिंपल से आदमी हैं तो खर्चे बहुत होते हैं इसमें। ये तो ये है कि इसमें सहयोग मेरा बहुत, मतलब अपने जो रिश्तेदार मिलने वाले हैं उनका बहुत सहयोग है इसमें। तो यानी कहीं ना कहीं लंबी यात्रा है, 2028 काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है और तब तक के लिए एक स्थायित्व स्टेबिलिटी बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो है जॉब को भी लेना आवश्यक आप समझते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या समस्याएं खिलाड़ियों को आती हैं, क्योंकि एक पिता हैं आप वास्तव में बता सकते हैं कि क्या आर्थिक और सामाजिक दो पहलू होते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा और आप क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य खिलाड़ियों को कि किस प्रकार से उन बाधाओं को दूर किया जाए, या सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखो सर, सरकार की तरफ से तो ये है जो सहयोग मिलना चाहिए, हमारे यूपी सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है जी। क्योंकि हमारे नेशनल के 11 मेडल हो चुके हैं अभी तक जी। और अभी तक हमें कोई सहयोग अभी सरकार की तरफ से इस बारे में नहीं मिला। तो नरेंद्र जी, अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नौकरी है वो तो इनको ऑफ़र है, तो मेरे विचार से अब जो हाल फिलहाल में जो सरकार है वो खेलों के बारे में क्या सोच रही है, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। सर, इसमें योगी जी ने एक तो ये काम अच्छा किया कि इंटरनेशनल पे जो मेडल लेकर आएंगे बच्चे, उनको गजेटेड ऑफिसर की नौकरी वे सीधे देंगे। एक यूपी पुलिस में भी स्पोर्ट कोटे की भर्ती इन्होंने निकाली खिलाड़ियों के लिए विशेष, ये तो है। लेकिन जहाँ मेडल पे और प्रदेशों में पैसा मिलता है वो यूपी में तो हमें नहीं मिला। जी जी, उस प्रकार का सहयोग जैसा कि निचले स्तर पर अन्य राज्य सरकारें अपने खिलाड़ियों को देती हैं, वैसा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं प्राप्त हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं शायद? जी। अदरवाइज़ दूसरा बात करें अगर कि जब अच्छे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी प्रदर्शन करने लगते हैं उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, अवसर सरकार द्वारा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर अवसर या आर्थिक सहयोग कह सकते हैं वो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा ही? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अभी तो ये है कि सर हमें तो मतलब कुछ मदद, अब तो जहाँ इंडियन ऑयल से इसको स्पॉन्सरशिप मिलती है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक हमारे अभयवीर यादव हैं, इनकी एक संस्था है सगुन फाउंडेशन के नाम से, वो भी 36,000 रुपये पर साल इसको देते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बड़े भाई हैं रेलवे में,
तेजपाल सिंह आरपीएफ में कबड्डी कोच हैं। मेरे भाई हैं बरेली में, उनका कृषि फार्म है, वे भी टाइम टाइम पे बहुत मदद करते हैं बिटिया की। इसके फूफा जी हैं दिल्ली में निगम पार्षद रहे, चौधरी प्रेम कुमार, वो भी बहुत मदद करते हैं। और बाकी सभी लोगों का बहुत सहयोग है। ग्राउंड पे भी सीनियर खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं वहाँ से, वो भी टाइम टाइम पे बहुत मतलब इसको गाइडेंस करते हैं। और सचिन यादव का तो पूरा मतलब दिन रात एक कर रखी उसने मतलब कराने के लिए। तो नरेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि इस संघर्ष में क्या कोई ऐसा क्षण भी आया कि जब सफलता नहीं मिली हो, या कुछ ऐसी घटना बिटिया के या परिवार के उसमें हुई हो कि जब ऐसा लगा हो कि अब खेल पाना संभव नहीं होगा, या एक झटका इस तैयारी को लगा हो, वो ऐसा कोई क्षण आपको याद आता है? हाँ सर, बीच में आया जब हम सत्येंद्र यादव के पास से हट गए, तो उसके बाद हमने 2 इवेंट में हमारा कोई भी मतलब मेडल नहीं आया, तो हम थोड़े से हताश हो गए, भाई पता नहीं मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन लगे रहे हम कि भाई मेहनत करो, कुछ ना कुछ होगा। तो फिर तीसरे इवेंट में हमारा मतलब मेडल आना शुरू हो गया, और तब के बाद कोई भी इवेंट इसका फिर खाली नहीं रहा। मेडल 2 साल के अंदर 11 मेडल नेशनल के इसके। 2 वर्ष के अंदर 11 मेडल नेशनल के जी। 5 बार का रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड 5 बार तोड़ा है? नहीं, अपना रिकॉर्ड इसने जूनियर में तोड़ा अपने ही रिकॉर्ड को, और सीनियर में आने के बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया के रिकॉर्ड इसने ब्रेक किए। तो नरेंद्र जी, अक्सर देखा जाता है कि खिलाड़ियों को इंजरी बहुत होती हैं, तो वो कोई क्षण जब तानिया चौधरी को इंजरी हुई हो और किसी कंपटीशन में वो हिस्सा ना ले पाई हो, और बहुत ज़्यादा पूरा आप और दोनों पूरा परिवार अपसेट हो गया हो कि ये चांस हमसे छूट गया, कुछ ऐसा मौका पिछले साल 22 में आया सर। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले जूनियर के लिए पहली भारतीय थी जी। हम दोबारा चाहते हैं आप दोबारा दर्शकों को बताएं, ये जो अभी आपने बताया कि पहली खिलाड़ी थी, किस में पहली खिलाड़ी थी? जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय थी, क्योंकि 52 पॉइंट कुछ मीटर का रिकॉर्ड था इंडिया का, और 57.5 मीटर क्वालिफाई था, तो क्वालिफाई बहुत दूर था। तो इसने 59.84 मीटर लगाया, क्वालिफाई कर लिया था वहाँ के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें कैंप में जाना था 28 तारीख में जुलाई में, तो फिर इसका पेपर था 3 तारीख में। हमने उनसे पेपर के लिए अनुमति ली, तो 1 तारीख में इसको पैर में स्कूटी वाले ने टक्कर मार दी, तो पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो बहुत दुख हुआ उस टाइम। तो ये पिछले वर्ष की बात बता रहे हैं? वर्ष की है सर ये। तो हमारा टूर छूट गया, वो पहली बार का ही। मैं फिर भी बेटी को हताश नहीं होना, मैं कोई बात नहीं बेटे, शायद अच्छे के लिए हुआ है। तो अच्छे के लिए हुआ। जो एशियन गेम हो रहे सर, ये 22 में होने थे, ये चीन में कोरोना वश नहीं हो पाए, अब ये 23 में हो रहे। तो भगवान ने ये सोचा कि शायद ये मौका हमें दिया, तो 2 टूर इसको मिल गए। तो नरेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि एक तरफ तो यात्रा रही मेडल की, कि लगातार बिटिया जो है वो मेडल जीत रही थी, और एक तरफ पढ़ाई भी चल रही थी, शिक्षा भी चल रही थी, तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाया गया, वो हम जानना चाहते हैं। सर देखो, दोनों टाइम प्रैक्टिस पे जाते थे जी। पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता था जी। 7वीं क्लास के बाद ये कभी भी स्कूल नहीं गई, मतलब कक्षा 7 के बाद विद्यालय जो हैं वो अध्ययन के लिए जा ही नहीं पाई। इसकी पूरी पढ़ाई इसकी मैडम है उमा, उसने ही सारा कुछ कराया, और टाइम भी मैनेज किया अलग से, कि हमारे हिसाब से उन्होंने टाइम किया। रात को 10 बजे तक 11 बजे तक आती थी, उस टाइम मतलब वो पढ़ाती थी, पूरा कोर्स कवर कराती थी इसका। और उसने ऐसा कराया कि 10वीं में भी इसने स्कूल टॉप किया, और 12वीं में भी स्कूल टॉप किया जी। मतलब जिस विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा रही हैं तान्या चौधरी, वो विद्यालय भी टॉप किया, और फिर कक्षा 12 में भी वही जनता इंटर कॉलेज सोजरा से किया इसने इंटर, वहाँ पे भी टॉप किया इसने। नवजीवन इंटर कॉलेज गादी से। इसमें फिर जब इसने BA में एडमिशन लिया सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ पे इसका BA सेकेंड ईयर में साइकोलॉजी का एक पेपर छूट गया। हमारा गेम था स्टेप चेन्नई में, तो उसके लिए हमने बैक भी भर दिया।
लेकिन वो बैक आया उस टाइम भी हम किसी गेम में थे, उस डेट आई। यानी कि जब परीक्षा थी तब भी एक गेम आड़े आ गया और वहाँ पर गेम खेलने के लिए आप ले जाना पड़ा बिटिया को, और फिर जो बैक आती है जैसे कि, तो उसी समय फिर कोई अन्य गेम आ गया। और फिर सर एक में इसके इतने नंबर आ गए कि ये पास होगी। अच्छा, मतलब 2 पेपर होते हैं, प्रथम और द्वितीय, तो एक ही में इसने इतना स्कोर कर दिया कि ये पास होगी। और यही फाइनल में है सर। अब की बार भी हम 15 मई में रांची खेलने गए हुए थे और 15 मई का ही इसका पेपर था, वो छूट गया। लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे नंबर 1 में ही इतने आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगी। तो पढ़ाई का स्तर इतना था, तो मैं इसको एक टाइम पे ये भी कहा इंटर के बाद, बेटा गेम छोड़ ले, पढ़ाई पे फोकस कर ले, तेरा इतना अच्छी पढ़ाई है, तू मगा 3 साल की मेहनत में मगा 100% तू PCS क्लियर कर लेगी। ये क्या लगे पापा, PCS भी कर लूँगी, मेरी पहचान एक ज़िले तक होगी अगर मैं कर चुकी तो। अगर मैं इंटरनेशनल खेलेगी तो मुझे पूरा इंडिया जानेगा। मैं बेटे मैं तो तत्पर तेरे पीछे तैयार हूँ, तुम जो भी इच्छा है। तो इसने गेम को ही वरीयता दी। तो खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? खिलाड़ियों को तो यही है, देखो सर, मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं है। मेहनत करो, रिजल्ट आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। और मैं तो सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ, देखो स्टेट लेवल तक अगर कुछ सुविधाएं मिलने लगे बच्चों को, तो बच्चे यूपी में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत आगे तक बढ़ेंगी। और जहाँ हम दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर सटे हुए हैं, हमारे बहुत जो अच्छे बच्चे हैं वो दिल्ली और हरियाणा से खेलते हैं, तो इसलिए उनके मेडल टैली बढ़ जाती है, हमारी घट जाती है, क्योंकि वहाँ सुविधाएं मिलती है। अगर वो यहाँ मिले तो ये बच्चे यहीं से खेल रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का इंटरव्यू यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल VK बागपत न्यूज़ पर। धन्यवाद।